नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सचमुच हमारे वजूद का आधार है, मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड। ये सिर्फ लाल रंग का कोई साधारण तरल पदार्थ नहीं है। दरअसल ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सबसे अहम और प्राइमरी हिस्सा है, जो शरीर के अंदर लगातार दौड़ता रहता है ताकि हमारी शारीरिक स्थिरता और संतुलन बना रहे। है ना कमाल की बात कि कैसे सिर्फ एक फ्लूइड पूरे शरीर को इस तरह जिंदा और एक्टिव रखता है। अब जरा मात्रा की बात करते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक औसत वयस्क इंसान के शरीर में कितना खून होता है? ये करीब 5 से 6 लीटर के बीच होता है। और मजे की बात यह है कि ये हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 8% हिस्सा बनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, शरीर के अंदर लगातार बहने और मेटाबॉलिक गतिविधियों की वजह से इसका तापमान हमेशा 38 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है, जो हमारे शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ही ज्यादा है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों को डिकोड करने वाले हैं। 1. रक्त के बेसिक्स। 2. रक्त के काम। 3. रक्त के घटक। 4. ब्लड ग्रुप्स को समझना। और 5. कुछ आम रक्त विकार। भाग 1, रक्त के बेसिक्स। आखिर यह जीवनदायी तरल पदार्थ है क्या? अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें तो खून असल में एक बहुत ही खास तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब बाकी कनेक्टिव टिश्यूज की तरह इसमें भी सेल्स होते हैं, लेकिन जो चीज़ इसे एकदम यूनिक बनाती है वो है इसका लिक्विड मैट्रिक्स, जिसमें ये सारे सेल्स तैरते रहते हैं। मेडिकल वर्ल्ड में ब्लड को अक्सर रेड गोल्ड यानी लाल सोना भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद सेल्स और प्रोटीन्स की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि कई बार जीवन रक्षक इलाजों में इनकी कीमत उतने ही वजन के असली सोने से भी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने। भाग 2, रक्त के कार्य, शरीर का अल्टीमेट ट्रांजिट सिस्टम। हमारे शरीर को आप एक बहुत बड़े व्यस्त महानगर की तरह सोच सकते हैं, और इस महानगर में खून सबसे बेहतरीन और सबसे तेज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तरह काम करता है। इसके मुख्य रूप से 3 काम हैं। पहला है ट्रांसपोर्टेशन। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन और डाइजेशन सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स को शरीर के हर एक कोने तक ले जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट को बाहर निकालने के लिए वापस लाता है। दूसरा है रेगुलेशन। ये बॉडी के टेम्परेचर और टिश्यूज के पीएच लेवल को एकदम बैलेंस रखता है। और तीसरा काम है प्रोटेक्शन। हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और जब भी चोट लगती है तो खून का थक्का जमने से भारी ब्लीडिंग रुक जाती है। भाग 3, रक्त के घटक, इस तरल पदार्थ का विश्लेषण। बाहर से देखने पर तो खून बस एक लाल रंग का लिक्विड लगता है ना? लेकिन असल में ये कई अलग अलग और बेहद जरूरी चीजों से मिलकर बना है। अगर हम इसके आंकड़ों को देखें तो समझ आएगा कि ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है, लगभग 45% हिस्सा रेड ब्लड सेल्स का होता है, और सबसे हैरान करने वाली बात, 1% से भी कम हिस्सा व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का होता है। तो सबसे पहले इस प्लाज्मा को समझते हैं। प्लाज्मा खून का वो हल्का पीले रंग का लिक्विड हिस्सा है, जिसमें लगभग 92% तो सिर्फ पानी ही होता है। लेकिन इस पानी के साथ साथ इसमें प्रोटीन्स, सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स भी घुले होते हैं। आप इसे एक जरूरी हाईवे की तरह सोच सकते हैं, जो इन सभी ब्लड सेल्स को अपने अंदर होल्ड करता है और उन्हें पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बिना रुके बहने में मदद करता है। प्लाज्मा के बिना ये सेल्स कहीं जा ही नहीं सकते। जब भी हम कोई मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो अक्सर एक टर्म सुनने को मिलता है, हेमाटोक्रिट। बहुत भारी भरकम शब्द लग रहा है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये बस हमें ये बताता है कि पूरे ब्लड सैंपल में रेड ब्लड सेल्स यानी इरिथ्रोसाइट्स का प्रतिशत कितना है। लैब टेस्ट में ये हेमाटोक्रिट लेवल बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कितनी है। अब रेड ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये सच में बहुत यूनिक है। ये दोनों तरफ से दबी हुई एक डिस्क जैसी दिखती हैं, जिसे हम बाइकॉन्केव शेप कहते हैं। इस शेप का एक बहुत बड़ा फायदा है, ये इन सेल्स को इतना ज्यादा लचीला यानी फ्लेक्सिबल बना देता है कि ये शरीर की सबसे बारीक नसों से भी आसानी से गुजर सकती हैं। और इनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन नाम का खास प्रोटीन, जो ऑक्सीजन को अपने साथ बांधकर पूरे शरीर में डिलीवर करता है।
अब बात करते हैं उस 1% से भी कम वाले हिस्से की। भले ये क्वांटिटी में कम हो, लेकिन इनका काम सचमुच जान बचाने वाला है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की तरह हैं। ये इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़कर हमें इम्यूनिटी देते हैं। और दूसरी तरफ है प्लेटलेट्स, जो शरीर के रिपेयर क्रू की तरह काम करते हैं। जब भी चोट लगती है तो ये तुरंत वहां पहुंचकर खून का थक्का जमा देते हैं। इस प्रोसेस को हीमोस्टेसिस कहते हैं, जिससे ब्लीडिंग तुरंत रुक जाती है। भाग 4, ब्लड ग्रुप्स को समझना, अनुकूलता की जेनेटिक्स। जब कभी खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो ब्लड ग्रुप्स का मैच होना जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते ही क्यों हैं? इसका सीधा सा जवाब हमारी जेनेटिक्स में छुपा है। हमारा ब्लड ग्रुप एंटीजन नाम के पदार्थों से तय होता है, जो हमें विरासत में रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मिलते हैं। अगर शरीर में कोई ऐसा खून आ जाए जिसके एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अनजान हो, तो वो तुरंत अटैक कर देता है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। एबीओ सिस्टम में ये अंतर इन्हीं एंटीजन्स की वजह से होता है। जैसे अगर आपका ब्लड टाइप ए है तो आपकी सेल्स पर ए एंटीजन होगा, टाइप बी है तो बी एंटीजन होगा। टाइप ए बी वालों के पास दोनों होते हैं और टाइप ओ वालों के पास एक भी नहीं होता। इसके साथ ही एक RH फैक्टर प्रोटीन भी होता है, जो ये डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसका सबसे जरूरी निष्कर्ष क्या है? खून चढ़ाते समय O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई A, B या RH एंटीजन नहीं होता, इसलिए ये किसी को भी सेफली दिया जा सकता है। और AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि वो किसी का भी खून ले सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी में ये जानकारी सच में बहुत क्रिटिकल होती है। भाग 5, सामान्य रक्त विकार, जब ये पूरी प्रणाली ठीक से काम नहीं करती। अभी तक हमने देखा कि एक हेल्दी ब्लड सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन जब इन ब्लड कंपोनेंट्स में कुछ खराबी आ जाती है तो हम उन्हें ब्लड डिसऑर्डर्स या रक्त विकार कहते हैं। इसे समझना बहुत आसान है अगर हम इन्हें ब्लड के हिस्सों के हिसाब से बांट लें। रेड ब्लड सेल से जुड़ी बीमारियों में एनीमिया और सिकल सेल आते हैं। व्हाइट ब्लड सेल के विकारों में ल्यूकीमिया जैसे ब्लड कैंसर शामिल हैं, और प्लेटलेट्स की खराबी से हीमोफीलिया जैसी बीमारियां होती हैं। इनमें से एनीमिया सबसे आम बीमारी है। ये तब होती है जब शरीर में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आयरन की कमी, कोई पुरानी बीमारी या फिर जेनेटिक म्यूटेशन। इसका सीधा असर ये होता है कि खून शरीर के टिश्यूज तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है। दूसरी तरफ हीमोफीलिया एक काफ़ी रेयर और जेनेटिक बीमारी है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमने का मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं करता। ऐसा प्लाज्मा में मौजूद कुछ खास क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी के कारण होता है। ये बीमारी इतनी सीरियस है कि इसमें एक मामूली सी खरोच या घाव से भी लगातार खून बह सकता है, और वो एक जानलेवा इमरजेंसी में बदल सकता है। तो आगे क्या? भले ही आज ब्लड डोनेशन जिंदगी बचाने का सबसे अहम तरीका है, लेकिन हेमेटोलॉजी यानी रक्त विज्ञान का भविष्य बहुत ही एक्साइटिंग है। आज साइंटिस्ट कृत्रिम विकल्प डेवलप करने में लगे हैं, स्टेम सेल से खून बनाना और लैब में बायो इंजीनियर्ड ऑक्सीजन कैरियर्स का निर्माण करना। यकीन मानिए, अब ये सिर्फ कोई साइंस फिक्शन नहीं रह गया है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। बायो इंजीनियर्ड ऑक्सीजन कैरियर्स और आर्टिफिशियल ब्लड में हो रही इस तेजी से तरक्की को देखते हुए क्या आपको लगता है कि कल की मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होने वाला ये जीवनदायी तरल पदार्थ सच में इंसानी खून ही रहेगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।